नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, अस्थिरता और आशंकाओं से घिरे विश्व को युद्ध में नहीं, बुद्ध ही मिलेगा समाधान। नायब सिंह सैनी आज वाल्मीकि जयंती पर हरियाणा की संभालेंगे बागडोर। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून की धारा 6A पर अहम फैसला। 5 जज की बेंच ने बहुमत से दिया फैसला। धारा 6A रहेगी बरकरार। आज मलावी पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेतृत्व के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मिलेगी मजबूती। और खेल की खबरों में बेंगलुरु टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश में धुलने के बाद दूसरे दिन का खेल जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की आधी टीम लौटी पैविलियन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए समारोह को संबोधित किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में 14 देशों के शिक्षाविदों एवं भिक्षुओं के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में बुद्ध धम्म के युवा विशेषज्ञ शामिल हुए। इस समारोह का आयोजन भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विश्व शांति और कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के संदेश का जिक्र किया। वैश्विक संघर्षों का हवाला देते हुए पीएम ने दुनिया से कहा कि उसे समाधान युद्ध से नहीं, बुद्ध में मिलेगा। 21वीं सदी का ये समय आज विश्व की जियो पॉलिटिकल परिस्थिति आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने बुद्ध के संदेश और समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पाली भाषा का संरक्षण अहम बताया। केंद्र सरकार द्वारा पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। धम्म को उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। और अब बात हरियाणा के नए सीएम की ताजपोशी से जुड़ी हुई। हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला में लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। शपथ से जश्न का माहौल है और ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं।
साथ ही साथ आपको बता दें कि आज वाल्मीकि जयंती भी है और इस खास दिन पर नायब हरियाणा की बागडोर एक बार फिर अपने हाथ में लेंगे। आज उन्होंने पंचकुला के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही नायब सिंह सैनी ने आज फिर शपथ ग्रहण से पहले दोहराया कि नई सरकार फौरन अपना पहला वादा पूरा करेगी और 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेगी। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण से पहले नायब सिंह सैनी ने पूजा अर्चना की और दूसरी तरफ शपथ ग्रहण से पहले ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। आज बीजेपी का होने वाला है शक्ति प्रदर्शन। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज युवाओं को एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने किया है। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक चंडीगढ़ में होगी। इसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बाकी सभी नेताओं को भी बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के नेताओं और प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सहयोगी दल के नेताओं को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री सहयोगी दलों के हैं। कार्यक्रम का एक व्यवस्थित एजेंडा होगा जिसमें राष्ट्रीय विकास के मुद्दे शामिल होंगे। इसमें संविधान का अमृत महोत्सव मनाने और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास की 50वीं वर्षगांठ जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत हासिल करने के बाद और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद होने जा रही आज की एनडीए की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में होगी। बैठक में कई विषयों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। एनडीए के कई नेता बुधवार शाम को ही चंडीगढ़ पहुंच गए थे। खास बात इस बैठक की ये होगी कि इससे पहले कल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के नेता एकजुटता का संदेश दे चुके हैं। यानी आगामी चुनाव में फिर से एक बार एनडीए और इंडी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुना दिया है। 5 जजों की बेंच ने इस पर बहुमत से फैसला दिया और कहा कि ये धारा वैध है, यानी नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रहेगी। इसके तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। सीजेआई ने कहा कि असम समझौता एक राजनीतिक समाधान था जिसे लागू करने के लिए धारा 6A नागरिकता कानून में जोड़ी गई। इस तरह का संशोधन करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों के अफ्रीका के दौरे के अंतिम चरण में आज मलावी पहुंचने वाली हैं। मलावी के राष्ट्रपति डॉक्टर लाजरस मैकार्थी चकवेरा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू आज से 19 अक्टूबर तक मलावी के दौरे पर रहेंगी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मलावी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय
प्रवासियों से मुलाकात भी करेंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति CII द्वारा आयोजित व्यावसायिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही वे बिंगू अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का दौरा करेंगी और यह यात्रा मलावी के साथ साथ भारत के मौजूदा मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगी। राष्ट्रपति मोरिटानिया के दौरे के बाद मलावी का दौरा कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय मलावी दौरे के दौरान मलावी की राजधानी लिंगोग्वो स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर भी जाएंगी। यह मंदिर मलावी में भारतीय समुदाय के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मंदिर दर्शन को लेकर प्रवासी भारतीय काफी उत्साहित नजर आए हैं। दशकों से मलावी में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। अपने मलावी दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोलिंगवे के यहाँ पर जो ये राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ पर वो आएंगी और यहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगी, दर्शन करेंगी। ये जो मंदिर है 1972 में स्थापित किया गया और यहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उनकी ये धार्मिक, आध्यात्मिक और संस्कृति का ये केंद्र है। मलावी में भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। भारत के कोने कोने से हर प्रांत के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक छोटा भारत, मिनी इंडिया के दर्शन जो है वो मलावी में होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं और भारतीय समुदाय यहाँ पर पूरी एकजुटता के साथ यहाँ पर रहता आया है। उनसे हम बात करेंगे। सर बताइए किस तरीके से आप यहाँ पर रह रहे हैं और कैसा भारतीय समुदाय का यहाँ पर पूरा रहन सहन है? Brief history about our temple. Temple was built in 1972. At that time, there were about 220 community members. Today, we have more than 900 community members in Lilongwe, and we celebrate each and every religious function in Lilongwe. आप बताइए योग का क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पर मलावी में और किस तरीके से यहाँ पर आप योग करवाती हैं और जब राष्ट्रपति यहाँ पर आ रही हैं तो कितना आपको लगता है कि और ज्यादा मजबूत होंगे संबंध भारत मलावी के? I have been teaching yoga for 25 years since our Honorable Prime Minister introduced it at the UNGA meeting in 2015. I have been working with the High Commission in hosting International Yoga Day. अभी ज़्यादा interest हो रहा है locals को भी yoga में and I am sure जब प्रेसिडेंट जी आएंगी तो अब थोड़ा ज़्यादा इंट्रोड्यूस होएगा, ज़्यादा लोगों को जानना मिलेगा। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश में आ रहे हैं और वो मंदिर में आ रहे हैं, उस सोने पे सुहागा जैसा हो गया है। सो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। हम यहाँ 3 साल से है, हम गुजरात पोरबंदर से है, सुदामा जी के धाम से, और मलावी में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, सब साथ में मिलकर सब उत्सव मनाते हैं। सभी का जो त्यौहार आता है वो भी हम यहाँ साथ मिलकर जुलकर मनाते हैं और मंदिर में सब आकर अपना अपना उत्सव मनाते हैं और सब एक साथ मिलजुल कर यहाँ हर इंडियन रहते हैं। भारतीय मूल के लोग हैं, उनके धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक का एक केंद्र है और यहीं पर पूरे जो भारतीय हैं वो समय समय पर इकट्ठा होते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और अपने जो गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं। उनके दिल में मलावी है लेकिन उनकी आत्मा जो है वो भारत से जुड़ी हुई है। कैमरामैन समूहनाथ मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, लिलोंगवे, मलावी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण किया है। पार्टी की जमीनी स्तर पर मौजूदगी को मजबूत करने और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने में इस प्रक्रिया की अहम भूमिका है। इस अभियान की शुरुआत कल प्रधानमंत्री ने सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कर किया है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की 6 फसलों का MSP बढ़ाने से किसानों में खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार किसान हितैषी है और किसानों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मोदी सरकार के समय किसान की फसलों का जो MSP बढ़ा है उतना आज तक किसी सरकार में नहीं बढ़ाया था। कैथल की अनाज मंडी में धान की फसल लेकर आए किसानों और व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता ने। ये जो मोदी सरकार की नीति है, जो पहले इसका गेहूं का रेट बढ़ता था या 600 जो भी है वो कभी 50, 75, 40 ऐसे रुपये बढ़ता था।
अब की बार जैसे गेहूं का रेट है 150 रुपये बढ़ा दिया, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है। आगे पहले तो कुछ रेट नहीं बदले, 30-40 रुपये बदले थे, अब की बार बहुत अच्छा ही काम किया है जी। इस सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है जी, किसानों के लिए। किसान हित सरकार है ये, किसान के लिए ही किया है उन्होंने। 100-150 रुपये बढ़ाया है गेहूं का, और ये चना का और कुछ और फसलों का MSP देने का काम किया है। मैं तो ये कहूँगा इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार के सिवान जिले में जहरीला पेय पदार्थ पीने की घटना में मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 16 पहुंच गया है। इसके साथ ही अन्य 49 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक 6 मौतों की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सिवान में 5, सारण में 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। सिवान सदर अस्पताल में 37 जबकि छपरा में 2 लोगों को भर्ती कराया गया है। सारण से 10 लोगों को पटना के PMCH अस्पताल भेज दिया गया है। और जिला प्रशासन ने छपरा के मशरख थाना के इब्राहिमपुर गांव के चौकीदार महेश राय और ASI रामनाथ झा को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही मशरख थाना अध्यक्ष धनंजय राय, SI छविनाथ यादव को शोकॉस नोटिस भी भेज दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित पिथौरागढ़ के मुंसियारी तहसील मुख्यालय पहुंचा दिया गया है। फिलहाल हैली में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सहित सभी लोगों ने रालम गांव के एक घर में रात गुजारी। दरअसल मेलम की ओर जाते वक्त खराब मौसम के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की रालम में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। और अब खबर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां महाराष्ट्र में NCP के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या करने के मामले में मुंबई पुलिस की जांच जारी है। और इसी क्रम में अब मुंबई पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या में इस्तेमाल किए गए 3 हथियारों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसमें से एक ऑस्ट्रेलिया में बनी ग्लॉक पिस्तौल, दूसरी तुर्की में बनी पिस्तौल और एक देशी पिस्तौल शामिल है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात को उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के निर्मल नगर इलाके में मौजूद ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से जुड़ी हुई, जहां 2 गुटों के बीच हुई हिंसा में एक युवक की मौत हो गई थी। युवक की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। मृतक युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी भ्रामक जानकारियां दी गई। पुलिस ने इन सभी को झूठा बताते हुए अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने अपील की है कि भ्रामक सूचना न फैलाएं। थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।
अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी 20 अक्टूबर को आने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस बार 6,611 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शहर में इससे जुड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री वाराणसी आने वाले हैं। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है और 6,611 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं वाराणसी वासियों को समर्पित करने वाले हैं। और आपको बता दें कि साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कालीन नगरी भदोही में 47वें इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास है इस कॉर्पोरेट एक्सपो में, खरीदारों में कितना उत्साह है, इसे लेकर बात की है हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं। कारपेट एक्सपो की खासियत है कि यहाँ पर देश के जहाँ जहाँ भी कारपेट बनते हैं वहाँ के लोग तो आए हुए हैं, स्टॉल लगाए हुए हैं। ख़ास तौर से मिर्ज़ापुर, भदोही और वाराणसी में कारपेट के लिए जाना जाता है, जिसको वहाँ के भी लोगों ने अपने स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं। शो है ये जर्मनी से या दुनिया के हर जगह जितने शो लगते हैं सबसे आरामदेह और अच्छा लगता है। और है वास्तविकता ये है कि यहाँ सब लोग अपने पास के अपना प्रोडक्शन, अपना चीज़ सब व्यवस्था से दिखा सकते हैं। माननीय मोदी जी का योगा वाला वो चला है, उस हिसाब से हम लोग योग कारपेट भी बना रहे हैं। तो ये भदोही में ये जो 3rd एडिशन लगना शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली ये जो एग्जीबिशन है ये कहीं ना कहीं जर्मनी और खुद यूएस से बढ़ के या कहीं लगे उससे बढ़ के है। भदोही में जो कालीन ज़्यादातर बनती है वो हस्तनिर्मित कालीन बनती है, और हस्तनिर्मित कालीन जो जानी जाती है वो ऊन की जो उपयोगिता है, जो ठंडे प्रदेशों से, ठंडे जगहों से जैसे ऊन आता है, जैसे अर्जेंटीना हुआ या न्यूजीलैंड हुआ या हिमालयन वूल हुआ या साइबेरियन वूल हुआ, जो ठंडे प्रदेशों से आते हैं, तो वैसे वूल जो है अगर इन कारपेट में लगते हैं तो वो जैसे हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने 2014 से जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा शुरू किया, तो ये कालीन उन योग के लिए जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो है, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है कि आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है 100 कितने कंट्रीज़ थे जिसमें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, तो उसके माध्यम से ये कालीन जो है उन कंट्रीज़ में योग का एक बढ़िया माध्यम बन सकता है उपयोग करने के लिए जो है। ठंड हो, सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों के लिए अनुकूल है इनका योग का कारपेट। तो ये एग्जीबिशन इस तरह की चीज़ों के लिए भी खास हो जाता है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, भदोही। भदोही में कालीन निर्यातक संवर्धन परिषद के चेयरमैन इस एक्सपो को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि भदोही में कारपेट मेला लगने से छोटे और मझौले निर्यातकों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था हो गई है। कारपेट एक्सपो जो 47वां है भदोही में लगा हुआ है, वहाँ पर हूँ। कुलदीप वातल जी हैं जो चेयरमैन हैं CEPC। ये जो आप लोगों ने भदोही में लगाया स्पेशली, इसका कैसा रिस्पांस आप उम्मीद करते हैं? पूरे देश का जो निर्यात होता है हाथ के कारपेटों का, वो भदोही मिर्ज़ापुर का 60% कंट्रीब्यूशन है उसका। तो इसलिए भदोही मिर्ज़ापुर बेल्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कारपेट इंडस्ट्री के लिए, ताकि हम बाहर के मुल्कों के लोगों को यहाँ लाएं और इन लोगों को अपने ही घर में अपना प्रोडक्ट दिखाने की और अपने सैंपल दिखाने की और कारपेट के ऑर्डर लेने की सुविधा प्राप्त की जाए। एक बड़ा मार्केट तैयार करेगा कारपेट एग्जीबिशन, और करता भी है। और इसके साथ ही जो चेयरमैन साहब हैं, इनका कहना है कि भदोही, मिर्ज़ापुर, वाराणसी ये एक हब है कारपेट उत्पादन का। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, भदोही। और अब खबरें खेल से जुड़ी हुई। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने लंच तक 6 विकेट खोकर 34 रन बना लिए। मैच का पहला दिन बारिश के कारण धुल गया था। आज मैच के दूसरे दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत खराब रही और कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर टिम साउदी की गेंद पर बोल्ड हो गए। जल्दी ही विराट कोहली और सरफराज खान बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए और भारत ने सिर्फ 10 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। वहीं यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। यशस्वी जायसवाल 13 रन बनाकर आउट हुए।
दिल्ली में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने एक और पदक जीत लिया है। भारत के अनंतजीत सिंह नरूका ने स्कीट में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह का कहना है कि हॉकी इंडिया विमेंस लीग से महिला हॉकी खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हरेंद्र सिंह पिछले कुछ साल अमेरिका में थे और अब वे भारत आकर और भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ जुड़कर काफी खुश हैं। उन्होंने टीम के लिए मुख्य लक्ष्य लॉस एंजलिस ओलंपिक में पदक जीतना रखा है। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह जी। हरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक लंबा अरसा आप अमेरिका में बिताकर आए हैं, तो वापस अपने देश में आकर वापस अपने देश की हॉकी टीम के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे ख्याल से घर वापसी हुई है एंड क्योंकि मेरी एक अनफिनिश टास्क था वुमेंस हॉकी को एक मुकाम पर ले जाना, वो एक अपॉर्चुनिटी मिला मेरे को हॉकी इंडिया की तरफ से। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को एंड तहे दिल से हॉकी इंडिया के सारे पदाधिकारियों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये टीम बहुत कुछ डिजर्व करती है मेरे ख्याल से। बहुत कुछ पाया, लेकिन अभी बहुत कुछ पाना है। हॉकी इंडिया लीग में अब जब पहली बार हमें महिलाओं की लीग, महिलाओं की टीम्स देखने को मिलेंगी, क्या लगता है आपको, क्या सबसे बड़ा फ़ायदा होगा महिला खिलाड़ियों को इस हॉकी इंडिया लीग से? इसमें आपके आंसर दो उसमें दूंगा। एक तो कि फॉरेन के जो प्लेयर आएंगे, कहीं ना कहीं एक वो होता है कि हमसे वो कहीं अच्छे हैं, फिजिकल अच्छे हैं, लेकिन जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, आप एक साथ उस टेबल पे बैठते हैं लंच में, डिनर पे या डिस्कशन में, टीम मीटिंग में, तब आपको ध्यान होता है कि अरे दे आर जस्ट लाइक अस ह्यूमन बीइंग। तो सेकंड जो फ़ायदा होगा ये, क्योंकि कौन सी प्लेयर क्या उसके पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, जब आप खेलते हैं तो अपने जहन में रखते हैं, तो जब उस कंट्री के लिए वो खेल रही होगी तो आपको पता चलेगा कि यस इसकी ये वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग है, और उस पर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन HIL में मिल गया। आने वाले भी कुछ साल आपके लिए काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, एशियन गेम्स भी हैं, वर्ल्ड कप भी है, तो किस तरह का रोड मैप है आपका? सबसे पहला टारगेट आपने क्या रखा है अपने लिए, अपनी टीम के लिए? ये टीम जब लिया था तो ऑफ कोर्स मेरा जो टारगेट है LA ओलंपिक का मेडल, उससे नीचे कि मैं लड़कियों से बात भी नहीं करता, मे बी इज़ टू हाई, बट दैट्स व्हाट वी वांट। एंड उसके रास्ते में जैसे कि एशियन गेम जो नगाओ में है जापान में 2026, दैट्स मेरे ख्याल से फर्स्ट हमारा मेजर टारगेट होगा। एंड ऑल्सो फिनिशिंग टॉप 4 टॉप 5 इन द वर्ल्ड कप 2026, क्योंकि वो जो एक अंतर है वो है 18 दिन का बिटवीन द वर्ल्ड कप एंड एशियन गेम, द 2 पीक लेकर आना पूरी टीम को, क्योंकि दोनों मेजर टूर्नामेंट है, और वो जब बेस बन जाएगा देन वी कैन गारंटी कि LA फिर कहीं ना कहीं एक मेडल है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के लिए लक्ष्य साफ किया है कि LA ओलंपिक में वे चाहते हैं कि टीम पदक जीते, और यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़ दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन आप देखेंगे रफ्तारों से भरा बुलेटिन एक्सप्रेस 100, मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।